बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज जो हमें चैप्टर स्टार्ट करना है वो है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर क्या कहते हैं? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ग्लास। इट इज यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। क्या कहता है कि ये आपके पास प्लास्टिक या ग्लास है, क्या होता है, इसको बनाया जाता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, और ये यूज किस लिए होता है? सिलेंडर लिक्विड को मेजर करने के लिए, ठीक है। और इसमें कहता है इट हैज वर्टिकल स्केल इन मिलीमीटर और क्यूबिक। इसमें जो स्केल्स होते हैं, जो होते हैं जिसे हम मेजर करते हैं, या तो वो मिलीमीटर में होते हैं या सेंटीमीटर्स में होते हैं, ठीक है। जब आप क्या करते हैं, कोई सी लिक्विड को सिलेंडर के अंदर डालते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसका सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसकी रीडिंग नोट करते हैं, ठीक है। जैसे ही आप उसके अंदर क्या करते हैं, कोई लिक्विड डालते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होना शुरू हो जाता है, ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही वो ऊपर आता है, तो आप उसकी क्या कर लेते हैं, रीडिंग नोट कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ पे वो पॉइंट, जहाँ पे लिक्विड जो है ऊपर आके उसको टच करेगा, उसको क्या कहते हैं, मिनिस्कस कहते हैं। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, मिनिस्कस। वो पॉइंट जहाँ पे लिक्विड आके उसको टच करेगा, वो पॉइंट क्या कहलाता है, मिनिस्कस कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे दो काजेस जो है ना, इसमें एरर आते हैं। कौन कौन से? पहला एरर कौन सा आपका, कि बेस ऑफ मेजरिंग सिलेंडर इज नॉट प्लेस्ड ऑन द फ्लैट सरफेस, कि जो आपका मेजरिंग सिलेंडर है उसको किसी फ्लैट सरफेस पे नहीं रखा होता। जारी बात है, जब तक आप मेजरिंग सिलेंडर को बैलेंस नहीं रखेंगे तो आपका लिक्विड भी क्या नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा। पहला एरर ये है। दूसरा एरर क्या है कि इफ आई लेवल इज नॉट इन द विद द बॉटम ऑफ मिनिस्कस, और अगर आपका जो कांटेक्ट है आई लेवल के साथ वो भी अगर सही ना हो तो, ठीक है। मतलब जिस तरह से आप देख रहे हैं, आपका देखने का जो जगह है, यहाँ आपका आई कांटेक्ट है, वो भी अगर सही ना हो, तब भी उसमें क्या आएगा, एरर आएगा, ठीक है। ये दो इसके एरर है। कहते हैं मेजरिंग सिलेंडर कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड बॉडी सच एज पेबल शोन। अब क्या कहते हैं कि मेजरिंग सिलेंडर से आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी इरेगुलर बॉडी का वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे होगा कि वाटर पोर्ड इन मेजरिंग सिलेंडर, आप क्या करें कि मेजरिंग सिलेंडर के अंदर वाटर को डालें, ठीक है, पानी को डालें सिलेंडर अंटिल द सिलेंडर इज हाफ फिल्ड, इस वक्त तक कि जब तक आपका सिलेंडर क्या ना हो जाए, आधा ना हो जाए, ठीक है। मतलब उसमें पानी डालें, आधा पानी हो जाए, उसमें आधे तक उसमें क्या हो जाए, पानी हो जाए। आफ्टर मेजर वॉल्यूम, फिर आप क्या करें, इसका वॉल्यूम मेजर करें। एंड इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट इज लोअर्ड जेंटली इनटू, फिर आप इसमें क्या करें कि कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई पत्थर या कोई भी चीज क्या करते हैं, उस पानी के बीच में डाल दें। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली इमर्स्ड, जब चीज उसके अंदर टोटली इमर्स्ड हो जाएगी, मतलब टोटली उसके अंदर चली जाएगी, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली इमर्स्ड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज रीड अगेन, तब दोबारा आप क्या करें कि उस वॉल्यूम को रीड करें, ठीक है। तो जो आपकी न्यू रीडिंग आएगी, कुछ ना कुछ फर्क तो आएगा ना, थोड़ा सा। जारी बात है, जैसे ही आप सिलेंडर के अंदर कोई चीज डालेंगे, तो पानी क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो जो चीज पानी ऊपर आएगा, वो क्या होगा, वो आप कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, यानी उस ऑब्जेक्ट का मैस है या कुछ भी, ठीक है। सेकंड चीज है आपके पास, नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है कि इफ यू मेजर टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन दैट कम आउट 102.35 Fahrenheit, in this case about all except last figure 5, we totally sure because the mercury thermometer has crossed the 102.3 but not yet reached the 102.4। कहने का क्या मतलब है इसका, कि हम जब किसी बॉडी का या किसी बंदे का क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो हम लोग कहते हैं उसको कितना है, 102 का बुखार है, ठीक है। लेकिन पॉइंट के बाद क्या है, 3 है, 3 के बाद क्या है, 5 है, ठीक है। तो उसके कहने का ये मतलब है कि जो पॉइंट के बाद डिजिट है वो एग्जैक्टली क्या है, जो 3 है वो 3 के बाद कौन सा है, 5 है। हमें इस बात का यकीन नहीं है कि जो टेम्परेचर है मर्करी लेवल उसका, वो एग्जैक्ट 5 तक नहीं पहुंचा, या तो 3 है या 4, इन दोनों के दरमियान में है, ठीक है। देयरफॉर अबाउट 5 वी आर रिजनेबली श्योर द रीजन surety is that mercury level is between 1.03 to 3 और 1.03.4, मतलब कि 3 और 4 के दरमियान में है, ना वो 3 में आ रहा है ना वो 4 में आ रहा है। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, सिग्निफिकेंट फिगर इज अ फिगर अबाउट विच वी आर रीजनेबली श्योर, ऐसी चीज जिसके हमारे में हमें क्या हो, यकीन ना हो, मतलब कि ये चीज है या नहीं है, ठीक है। और फिगर विच कंसिस्ट एक्यूरेटली नॉन डिजिट, या फिर कुछ ऐसे जिन डिजिट्स के बारे में हमें कम्प्लीटली पता हो, ठीक है। रूल्स इसके लिए क्या है, पहला रूल है कि ऑल डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर सिग्निफिकेंट। ये तमाम डिजिट क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, जीरो को छोड़ के, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 to 4.9 मिलीमीटर, देयर आर 4 डिजिट विच आर सिग्निफिकेंट। तो कहता है जो आपको एग्जांपल दी है 1 to 4.9 की, तो इसमें कितने डिजिट है, 4 है, और चारों की चारों क्या है, सिग्निफिकेंट है, ठीक है। जीरो में नॉट, मे और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट। अब कहता है कि जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। इसके लिए आगे कुछ केसेस हैं
केसेस में पहला हमारे पास केस है, कहता है जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट। कहता है कि क्या केस से पहला कि अगर जीरो आपका दरमियान में आ जाए, किसी दो नंबर्स के डिजिट्स के दरमियान में आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट कंसीडर होगा। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल दी हुई है 708, तो 7 जो है, जीरो जो है वो 7 और 8 के दरमियान में है ना, और आगे भी है पॉइंट के बाद जीरो, तो इसका मतलब ये क्या है, सिग्निफिकेंट है। ठीक है, दूसरी कंडीशन आपके पास क्या है कि जीरो टू द लेफ्ट साइड, जीरो टू द लेफ्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, कि जीरो जो है अगर लेफ्ट साइड पे आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। मतलब उसकी कहने का ये है कि अगर आपका कोई भी जो डिजिट है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो वो आपका डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक है, जीरो ऑन द राइट साइड, और अब जीरो जो है राइट साइड पे हो तो उसके लिए भी कुछ केसेस हैं कि वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, पहला केस क्या है इसका कि इन डेसिमल फैक्टर जीरो ऑफ द राइट सिग्निफिकेंट डिजिट आर सिग्निफिकेंट, फॉर एग्जांपल आल जीरो 3.50 एंड 7.400, कि क्या कहते हैं कि अगर आपका जीरो बिल्कुल राइट साइड पे आ जाए, ठीक है, एंड पे, तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, ऑन द नॉन डेसिमल फैक्टर जीरो ऑन द राइट साइड डिजिट मे और मे नॉट सिग्निफिकेंट डिपेंडिंग अपॉन द least count of the measuring device, example integer 6.00 kg, if you measure the scale has least count of 1 kg, there are four significant figures। अब इसके कहने का ये मतलब है कि अभी हमने कहा कि जीरो अगर लास्ट साइड पे आ जाए तो सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन जिस चीज से हम उसको मेजर कर रहे हैं उसकी यूनिट पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके लीस्ट काउंट पे, जैसे अब हमने कहा 6000 केजी की बात की है, तो 6000 केजी जो है ये पूरी एक प्रॉपर यूनिट है, मतलब केजी क्या, मैस की बात हो रही है, तो 6000 मैस है ना, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट है। When measurement is recorded in significant scientific notation as shown, the power of 10 is significant figure। तो आप इसको एक और तरीका भी होता है, हम किससे लिखते हैं, पावर ऑफ 10 से, जैसे हमने पीछे पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब कुछ भी मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर समथिंग जो भी हो। आगे है राउंडिंग ऑफ इन ड्रॉपिंग नॉन सिग्निफिकेंट फिगर फॉलोइंग रूल्स। कहता है कि अगर लास्ट डिजिट 5 हो तो हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उसको राउंड ऑफ कर देते हैं, लास्ट डिजिट को छोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब पॉइंट के बाद जो अगर डिजिट है वो क्या हो, 5 हो, तो हम लास्ट वाले डिजिट को क्या कर दें, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर लास्ट वाला डिजिट जो है वो सेकंड वाले डिजिट से व्हेन द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, लेकिन अगर जो लास्ट डिजिट है वो 5 से ग्रेटर हो तो हम एक नंबर क्या कर देते हैं, उसको इंक्रीज कर देते हैं, खुद से इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, जैसे 9.68 है तो क्या आ जाएगा, 9.7, अप्रोक्सीमेटली 7 के इक्वली है। ठीक है, उसके बाद है व्हेन द डिजिट इज 5 द सेकंड लास्ट इवन लास्ट डिजिट इज 5, तो अगर क्या आपका आखिरी नंबर ही 5 हो, ठीक है, पहले हमने कहा 5 से कम हो या 5 से ज्यादा, और अब हमने बात की कि अगर लास्ट डिजिट हमारा 5 ही हो तो इट विल ड्रॉप विदाउट अफेक्टिंग द नेक्स्ट वन, तो अगले को डिस्टर्ब किए बगैर हम वो लास्ट वर्ड ही छोड़ देंगे। जैसे 67.65 राउंड ऑफ है ना, तो हम 5 को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, खाली 6 तक लिखेंगे। इफ लास्ट डिजिट इज 5 एंड सेकंड लास्ट डिजिट इज एन ऑड डिजिट, कि अगर लास्ट डिजिट आपका 5 है और सेकंड लास्ट डिजिट जो है वो आपका क्या है, कोई ऑड नंबर है, देन द लास्ट डिजिट इंक्रीज बाय 1, तो आप आखिरी डिजिट को क्या कर देंगे, एक नंबर से बढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे 64.75 है तो इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे, 64.8, तो हमने पूरा एक नंबर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर एंड। इसमें आगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने करने हैं, बिल्कुल वही डेफिनेशन है और वही लॉन्ग क्वेश्चन जो हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सब कुछ वही है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। नेक्स्ट चैप्टर हमारा काइनेमेटिक्स। ठीक है, कौन सा चैप्टर है, काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स बेसिकली क्या होता है, कहते हैं काइनेमेटिक इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक कंसर्न विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स, कि आप फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप क्या करते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स, मतलब फोर्स उसमें जो लग रही है हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम जस्ट मोशन की स्टडी करेंगे। ठीक है, दूसरी इसमें डेफिनेशन है मैकेनिक्स की, क्या कहता है, ऑल सॉर्ट ऑफ मोशन डिस्क्राइब्ड अंडर द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, तो के फिजिक्स की वो ब्रांच जहाँ पे हम तमाम मोशंस के बारे में स्टडी करें, हर किस्म की मोशन के बारे में, वो क्या कहलाती है, मैकेनिक्स। ठीक है, आगे आती है डायनामिक्स। डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स कंसर्न विद द मोशन एज वेल एज फोर्स दैट काजेज द मोशन। काइनेमेटिक्स में हमने कहा था कि हम सिर्फ मोशन को स्टडी करते हैं, उसकी फोर्स को स्टडी नहीं करते, हमें नहीं पता कि फोर्स किस वजह से है, कैसे है, हम उसको स्टडी नहीं करेंगे।
डायनामिक्स में हम मोशन को तो स्टडी करते हैं, साथ साथ उसकी फोर्स को भी स्टडी करते हैं कि किसकी वजह से वो जो है ना उसमें मोशन क्रिएट हुई है, मोशन जो क्रिएट हुई है वो क्यों हुई है, कैसी फोर्स लगी, यानी हम उसको फोर्स में भी स्टडी करते हैं, ठीक है। मोशन कैन बी 1 or 2 3 डायमेंशनल। मोशन क्या हो सकती है, एक भी हो सकती है, दो भी या तीन भी हो सकती है, ठीक है, डायमेंशनल हो सकती है। इन दिस चैप्टर डिस्क्राइब काइनेटिक इन 1 डायमेंशन। द पैरामीटर ऑफ डायमेंशनल काइनेमेटिक्स इन्वॉल्व पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। मतलब इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, पोजीशन पढ़ेंगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, नाम से ही जाहिर है कि रेस्ट है तो इसका मतलब बॉडी क्या है, बिल्कुल स्टॉप कंडीशन में, मूव नहीं कर रही, हरकत नहीं कर रही, और मोशन में है तो क्या कर रही है, हरकत कर रही है। कुछ ऐसे एग्जांपल्स दी हुई आपको कि जैसे इफ यू स्टैंड ऑन अ रोड साइड एंड सी अराउंड व्हाट यू ऑब्जर्व। अगर आप रोड के साइड पे खड़े हैं तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या मुशाहिदा करें, अ कार मूविंग ऑन द रोड, कि एक कार जो है वो रोड पे क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब बॉय स्टैंडिंग अंडर अ ट्री, एक लड़का जो है वो दरख्त के नीचे खड़ा है। पैसेंजर ट्रेवलिंग इन अ बस, तो बस में मुसाफिर क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, ठीक है। कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज स्टेट्स ऑफ ऑल दीज ऑब्जेक्ट। कहता है इन तमाम कंडीशंस में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है इनमें। द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड बॉय स्टैंडिंग अंडर अ ट्री विल रिमेन सेम विद द पैसेज ऑफ टाइम। कहता है आपके और वो जो लड़का दरख्त के नीचे खड़ा था उनके दरमियान जो टाइम है वो क्या है, रिमेन सेम, एक जैसा रहेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड मूविंग कार और पैसेंजर ट्रेवलिंग इन अ बस इन अ मूविंग कार इज चेंजिंग। इसके बरअक्स क्या होगा कि जो टाइम है आपका, ऑन द अदर हैंड डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द मूविंग कार और पैसेंजर ट्रेवलिंग इन अ बस इज चेंजिंग। लेकिन जब इसके बरक्स दूसरी तरफ जब डिस्टेंस फासला आपके दरमियान और वो जो कार मूव करी थी वो और पैसेंजर जो बैठे थे बस में, वो क्या होगा, चेंज होता रहेगा। देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन द स्टेट्स, दीज थिंग्स टर्म्स आर चेंजिंग डिस्टेंस। ये सब हमें किसकी वजह से पता चल रहा है, स्टेट्स की चेंजेस की वजह से, मतलब डिफरेंस किसकी वजह से आया है, टाइम की वजह से, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, if a body does not change its position with respect to some observer is said to be rest। कि अगर कोई भी बॉडी अपनी जगह चेंज नहीं करती है विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, मतलब किसी ऑब्जर्वर के हिसाब से, तो वो बॉडी किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में। यानी कि जो देखने वाला है उसके हिसाब से बॉडी ने मूव नहीं किया, हरकत नहीं की है, तो वो क्या है, रेस्ट कंडीशन है, ठीक है। दूसरा है कि इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर। लेकिन अगर देखने वाले की तरफ से या देखने वाले ने ये नोट किया कि बॉडी ने क्या किया है, कुछ हरकत की है, मतलब अपनी जगह से वो हिला है, तो वो क्या होगी, इसकी मोशन होगी। तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, स्टेट ऑफ मोशन हो जाएगी। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द ऑब्जर्वर ऑब्जर्विंग अ बॉडी कैन हैव कंट्राडिक्टरी ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग रेस्ट एंड मोशन। तो कहता है कि ये चीज नोट करना जरूरी है कि जो पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है रेस्ट कंडीशन और मोशन ऑफ अ बॉडी को, उसका क्या हो, उसकी ऑब्जर्वेशन में कंट्राडिक्टरी हो, मतलब मतलब उसमें फर्क उसको महसूस हो अपनी कंडीशंस में, ठीक है। अ पैसेंजर सिटिंग इन अ बस विल से दैट द फॉलो पैसेंजर इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू हिम, बट ऑब्जर्वर व्हाइल ऑब्जर्विंग द फ्रॉम द रोड साइड विल से द ड्राइवर ऑफ द बस इन इट्स मोशन। तो ये इस एग्जांपल में क्या कह रहा है कि जो पैसेंजर बस के अंदर बैठा हुआ है उसके हिसाब से बाकी पैसेंजर भी क्या है, रेस्ट कंडीशन में, ठीक है। लेकिन जो बाहर से देखने वाला है उसके लिए क्या है, वो सब क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, क्योंकि वो बस के अंदर है, बस क्या कर रही है, मूव। उसके लिए वो सब क्या कर रहे हैं, मूव, क्योंकि जहां वो खड़ा था वहां से वो लोग क्या कर गए, मूव कर गए। ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, मोशन हो जाएगी। दिस मीन्स दैट यू हैव मेंशन द स्टेट ऑफ ऑब्जर्वर व्हाइल टेलिंग अबाउट द रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ऑब्जर्वर ने क्या किया, रेस्ट कंडीशन को भी और मोशन ऑफ बॉडी को भी ऑब्जर्व किया, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।